क्या वीर सावरकर भाजपा से प्रेरित थे या क्या था? भाजपा का सावरकर से मेल मिलाना, ये तो जो इतिहास को जानता ही नहीं उसकी निरी मूर्खता है। 11 साल वो रहे जेल में और 11 साल में उनका जो बैरक था 6x8 का था, वो तो कमरा था। नहीं, जो जिसमें जेल में रहे वो मुश्किल से 6x8 का ये होंगे। सारी बैरक कितनी है? हर सेल, वो सेलुलर जेल नाम है, हर सेल है अलग अलग जी। एक कैदी को ही एक सेल में रखा जाता है। बात तो ये थी कि पूरे 24 घंटे में एक बार बाहर निकाल लो, जो बाथरूम पेशाब जो करना है कर लो, उसके बाद नहीं। और तो क्या उसके कमरे में होता होगा बाथरूम? कुछ नहीं था। आज भी है वो तो कमरे यूं के यूं हैं। जी, आप तो गए हैं सच में? मैं गया हूँ, कुछ नहीं वहाँ लेटरिन पेशाब करने के लिए, कुछ नहीं। फिर वो उस कमरे में ही करता अगर दोबारा आता तो? अगर करना है तो अपने बर्तनों में कर लो और फिर उनको धो लो। 11 साल जब उन्होंने जेल काटी, 11 साल जेल काटने के बाद उन्होंने क्या अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, भाई मेरे को माफ़ी दे दो और मेरे को यहाँ से निकाल दो, इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा है कि सावरकर जी की अंग्रेज सरकार के साथ पत्र व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपको रत्नागिरी में इतने क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को सीमित रखना पड़े। सावरकर जी अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे, क्योंकि उनके संग में अगर 1 घंटा भी आदमी बैठ गया तो क्रांतिकारी पैदा हो गया। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। विषय आज का बहुत खतरनाक है, लंबा चौड़ा सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरा चैनल पसंद है भाई देख लो, नहीं है तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। जिसने लगा जगदीप बकवास वीडियो बनावे है तो छोड़ दो, बतेरे चैनल है, डीजे वाले चैनल आपने पसंद आ सके। और जिसने लगा जगदीप फ्रूटफुल और ट्रुथ वाली चीज़ों पर काम करे विश्वास है तो आपका चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है वीर सावरकर। तो अभी भी अगर किसी ने मेरा चैनल नहीं पसंद है तो छोड़ दो भाई, पसंद है तो देख लो। और हरियाणा में 90 विधानसभा, 10 लोकसभा और राज्यसभा, सब आदमियों से मैंने सोचा कि इस विषय पे किसका इंटरव्यू लिया जाए, तो हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, विषय हमारा वीर सावरकर है। वैसे तो दिमाग में सावरकर जी का नाम तब आया, वैसे तो शायद हम ना भी जाना थे, जब राहुल गांधी जी ने कहा मैं माफ़ी वीर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं वीर सावरकर नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा, भाई वीर सावरकर ऐसा कौन है, मतलब इसका मतलब भाजपा का कोई आदमी है। जब राहुल गांधी जी ने कहा, क्या वीर सावरकर भाजपा से प्रेरित थे या क्या था? देखिए, भाजपा का जन्म हुआ जनसंघ से। सावरकर के समय में ना जनसंघ थी और भाजपा तो 1980 में 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई है। तो भाजपा का सावरकर से मेल मिलाना, ये तो जो इतिहास को जानता ही नहीं उसकी निरी मूर्खता है। चलो, एक कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया भाई। अब मैं ये जानना चाहूँ कि वीर सावरकर जो एक इतना बड़ा नाम होगा, जिन्होंने राहुल जी ने अपने मुंह से ले दिया, और मैंने एक दिन वीडियो भी डाल भी दिया था कि भाई वीर सावरकर आपको कैसे लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आए। अब आपने तो वेद उपनिषद से लेकर और सभी राजनेताओं से लेकर और सभी पार्टियों से लेकर 1857 की क्रांति से अब तक सब कुछ पढ़ लिया। तो वीर सावरकर कब मार्केट में आए, कब देश की क्रांति में आए, और वो किस समय के टाइम पे थे, मतलब उस टाइम पे और कौन कौन योद्धा थे जो देश के लिए लड़े, और कब तक वो रहे? तो पहला सवाल ये कि उनके परिवार में कौन कौन थे जी? देखिए, सावरकर जी के परिवार में तो कितने लोग थे मुझे इतना वो नहीं है जी, लेकिन सावरकर जी को मैंने पढ़ा है। ठीक। उनकी 2 पुस्तकें तो मैंने पूरी पढ़ी हैं और उनके जीवन के बारे में भी पढ़ा है। एक पुस्तक का नाम मेरा आजीवन कारावास, मेरा जीवन कारावास जी, और एक पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी जिसकी छपने से पहले पांडुलिपि जब्त हो गई थी। पांडुलिपि, हाँ, ओके। और जिसके एक पेज समगल होके गए थे, स्मगलिंग के जरिए। अच्छा, और बाद में उन्होंने पुस्तक का रूप लिया है। तो ये घटना कैसे घटी, मतलब उनके पेज स्मगलिंग हुए और फिर बाद में पुस्तक बनी? हाँ, देखिए, उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में
इतनी प्रतिभा और इतना जोश था और इतनी देशभक्ति से और क्रांति से ओतप्रोत थी उनकी लेखनी। जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के कुछ पन्ने एक अंग्रेज़ ऑथर को मिले, उसके सामने आए, उन्होंने उनको पढ़ा, तो उनकी ये टिप्पणी थी कि मैं हैरान हूँ कि इस पुस्तक के पन्नों में आग क्यों नहीं लगी, इतनी क्रांतिकारी इसकी भाषा है। ऐसे अमर हुतात्मा, ऐसे वीर क्रांतिकारी, उसके ऊपर राहुल गांधी जैसा नौसिखिया कोई उसके ऊपर टिप्पणी करे या उससे अपनी तुलना करे, उसकी कोई औकात नहीं है कि सावरकर जी के साथ अपनी तुलना करे। मैं अंडमान निकोबार जेल में 2 बार जाके आया हूँ जी। दो बार मैंने प्रवास किया वहाँ पर, और मैं शुरू से ही मेरी क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ने की एक रुचि रही है। मैंने बहुत पहले सावरकर के विषय में, उन्होंने जो मोपला के विद्रोह के ऊपर, मोपला में जो हिंदुओं का संहार हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। उन्होंने मेरा आजीवन कारावास लिखा जो, वो भी मैंने पूरी पढ़ी। वो धारावाहिक भी छपी थी पंजाब केसरी में, जिससे मैं पुस्तक सामने आई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी मैंने पूरा पढ़ा। और अगर मेरा आजीवन कारावास आप पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ आज के इतिहास में जो भी क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे जी, चाहे वो मदन लाल धिंगड़ा जी थे, चाहे वो वीर भगत सिंह जी थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके सबके पीछे अगर प्रेरणा के कोई स्रोत रहे हैं तो सावरकर का जीवन और सावरकर की लेखनी रही है। उनकी लेखनी या उनका भाषण जो एक बार जिसने सुन लिया या पढ़ लिया, फिर वो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर होने के लिए उसने कोई गुरेज नहीं किया, अपना तन मन धन देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इतना उनकी लेखनी के अंदर प्रेरणा थी, इतना जोश था, इतना ओतप्रोत थे वो देशभक्ति से। ऐसे अमर हुतात्मा वीर के ऊपर राहुल गांधी जैसा अपनी तुलना करे, ये तो बड़ा शर्म का विषय है। उसकी कोई औकात ही नहीं है सावरकर के साथ अपनी तुलना करे। देखिए, मैं कुछ प्रसंग आपको सुनाता हूँ जी। जिस समय इंडिया हाउस के अंदर वो देश के लिए प्रेरणा देने के लिए एक आंदोलन चलाए हुए थे लंदन में, इंडिया हाउस में, वो वहाँ हमारे देश के नौजवानों की बैठक लेते थे, उनको देश के लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से मदन लाल झिंगड़ा जो बहुत ही अयासी का जीवन जी रहे थे, बहुत ही सुविधा का जीवन जी रहे थे, 2 बार सावरकर की मीटिंगों में गए और उन्होंने करजन वाइली को गोली मार दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए। सबके प्रेरणा स्रोत थे, उधम सिंह के भी प्रेरणा स्रोत थे, सावरकर थे। जब अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया और वो भारत में उन पर मुकदमा चलाने के लिए ला रहे थे, भारत तो उनकी गुलामी के अंदर था, उपनिवेश था उनका, कोई भी यहाँ पर ले आके किसी के क्रांतिकारी के ऊपर कोई मुकदमा वो चला सकते थे, लेकिन फ्रांस की और इंग्लैंड की कोई संधि नहीं थी। तो जैसे ही उनको आभास हुआ कि फ्रांस के नज़दीक से समुद्री जहाज़ गुजर रहा है, उनके शरीर के ऊपर जितनी चेन बंधी हुई थी वो शरीर के वज़न से ज़्यादा थी, लोहे की चेनें। और उस सब के बावजूद वो जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से समुद्र में कूद गए और वो तैर के फ्रांस की बंदरगाह के ऊपर जा लगे, फ्रांस में एंटर कर गए वो। लेकिन फिर फ्रांस इंग्लैंड से घबरा गया और उन्होंने सावरकर को सौंप दिया अंग्रेज़ों को। उनको यहाँ पर ले आया गया, डबल आजीवन कारावास की उनको सज़ा दी गई। उस समय के हिसाब से उनकी 52 साल की सज़ा थी। डबल जीवन, डबल, आदमी का जीवन तो एक ही होता है, एक ही होता है जी। लेकिन अकेले विश्व के इतिहास में एक व्यक्ति सावरकर ऐसे हुए जिनको डबल आजीवन कारावास की सज़ा मिली। और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस समय उनको महाराजा नाम की एक बोट थी, उसके अंदर उनको डाल के ले जाके और अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी भी कहते हैं, उनको ले जाया जा रहा था। तो सावरकर जी ने लिखा है कि महाराजा बोट के सबसे नीचे के तल में कैदियों को रखा हुआ था, सबसे नीचे के तल में जी। वहाँ 50 आदमी लेट के जा सकते थे। उस तल की जो डायमीटर था, जो उसका जो क्षेत्रफल, 50 आदमी जा सकते थे, 50 आदमी जा सकते थे। 100 आदमी बैठ के जा सकते थे।
150 आदमी खड़े होके जा सकते थे, लेकिन उसमें 200 ठूसे हुए थे उस तल में जी। और जब शाम का समय हुआ तो एक कैदी ने कहा, कोने के अंदर छोटी सी जगह खाली पड़ी थी, कि सावरकर जी आप यहाँ पर आओ और इधर लेट जाओ, थोड़ी सी जगह खाली है। तो सावरकर जी ने लिखा है कि मेरे मन में आई कि मैं बैरिस्टर हूँ और ये अनपढ़ अपराधी किस्म के कैदी हैं, तो ये जायज़ है कि ये मेरी कदर करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बैरिस्टर हूँ, और ये मुझे सम्मानजनक ये जगह दे रहे हैं। तो मेरे मन में उनसे एक मतलब एक ईगो पैदा हुई जी, अहंकार पैदा हुआ कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मुझे जगह दे रहे हैं। और सावरकर जी वहाँ लेट गए। लेकिन जैसे ही सुबह होने के नज़दीक आई तो सावरकर जी ने लिखा है कि मुझे बदबू का एहसास हुआ, जैसे सोच में से बदबू आती है। और आँख खोली, मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक टीन का डब्बा था और उसके ऊपर एक कैदी सोच कर रहा था। मेरी आँख खुलते ही संकोच के मारे वो उठने लगा। तो मैंने कहा, नहीं भाई, सोच करो, ये नित्य क्रिया, इसको कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद जैसे जैसे दिन का नज़दीक आया और एक के बाद एक कैदी उस टीन के ऊपर बैठ के सोच करते रहे और सोच बह के मेरे नीचे से जाता रहा। और मैंने कहा, आज मेरा अहंकार चूर हो जाना चाहिए कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, और मैं उसी मल के अंदर लेटा रहा। ये सावरकर के जीवन का प्रसंग है। मैं 2 बार अंडमान निकोबार गया हूँ। जिस कोठड़ी के अंदर वो 11 साल कैद रहे, उनके बिल्कुल सामने फांसी का घर है। अब तो उसको कवर किया हुआ है, पहले चौड़े में फांसी देते थे जी। उनके कोठड़ी के ही थोड़ा सामने एक कॉर्नर की साइड में वो फट्टा लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो बांध के ऊपर हाथ उठा के बैंतों की सज़ा दिया करते थे। चिल्लाते थे कैदी, बैंत मारा करते थे, ताकि सावरकर जी का साहस टूट जाए। सेलुलर जेल की जो रचना ऐसी है कि उसमें हर बैरक का पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, आमने सामने कोई हिस्सा नहीं, आमने सामने किसी को कुछ नहीं पता किस कोठड़ी में, इस पिछली बैरक में कौन कैद है। उसी जेल के अंदर सावरकर जी के सगे भाई गणेश दामोदर सावरकर भी कैद थे, और दोनों भाइयों की 6 साल बाद मुलाकात हुई थी। एक ही जेल में दो सगे भाई, और हाँ, मुलाकात हुई 6 साल बाद मुलाकात हुई थी। और ये सिर्फ अकेला मेरे ख्याल से सावरकर जी के साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज तो बहुत सारे प्रिजनर्स को माँ बाप से मिलवा दिया जाता था मेरे ख्याल से। सावरकर जी अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे, क्योंकि उनके संग में अगर 1 घंटा भी आदमी बैठ गया तो क्रांतिकारी पैदा हो गया। उनकी लेखनी में, उनकी वाणी में वो ताकत थी, उनकी साधना की ताकत थी। मैंने फिल्म देखी वीर सावरकर जी की, तो उसमें दिखा रखा था गांधी जी वीर सावरकर की पत्नी को कहते हैं, हे माँ, आप तो महान हो जो इस आदमी को इतने दिन से संभाल रहे हो, कोई इसको 10 मिनट ही नहीं संभाल सकता इतना। देखिए, सावरकर जी जैसे व्यक्तित्व के जो धनी, इतने उच्च कोटि के विचारक, क्रांतिकारी, उनकी पत्नियों का भी विशेष योगदान ही होता है जी। कोई पत्नी कोई कम यातना नहीं सहती जिसका पति इतने दिन के लिए जेल में भेज दिया गया हो। सावरकर जी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। वहाँ पर कोल्हू आज भी लगे हुए हैं, कभी जाके देखिए, जिस कोल्हू के अंदर जुट के वो नारियल का तेल निकालते थे, नारियल की रस्सी कूट के बनाते थे, हाथों में खून आ जाता था। बैरिस्टर थे वो, फिर भी उन्होंने यातनाएं सही सारी की सारी। और उसके बाद भी जब अंग्रेज़ों ने उनको या समझो मतलब हाउस अरेस्ट किया, रत्नागिरी में भेज दिया, उनको कहा ये तो फिर बाद की बात है। लेकिन इससे पहले तो ये बताते हैं कि 11 साल वो रहे जेल में, और 11 साल में उनका जो बैरक था 6x8 का था। वो तो था नहीं जो जिसमें जेल में रहे वो मुश्किल से 6x8 का ये होंगे। सारी बैरक कितनी है, हर सेल, वो सेलुलर जेल नाम है, हर सेल है अलग अलग जी। एक कैदी को ही एक सेल में रखा जाता है। तो वहां पे लेटने खाने पीने की व्यवस्था क्या? एक 9 इंची, एक बिलात की ऊंचाई का एक लकड़ी का तकत, फट्टे का बना हुआ तकत, उसके ऊपर एक कंबल, एक लोहे की थाली, एक लोहे की कटोरी बड़ी, और एक लोहे का गिलास, यही था। और सबसे बड़ी बात,
जिसको कोई भी आदमी सोच सके कैसे उन्होंने 11 साल गुजारे हैं। एक ही समय में कुछ पलों के लिए कैदियों को बाहर निकाला जाता था, पूरे दिन में कि उस दौरान वो पेशाब कर ले, लैट्रिन जाए, एक बैरक के कैदी को एक बार निकाल देता ताकि उनको पता ना चले कि दूसरी बैरक में कौन कैदी है। उसके कैदियों को बंद करके फिर दूसरी बैरक के कैदियों को निकाला जाता था, आपस में कोई मेल जोल ना हो। बड़ी बात तो ये थी कि पूरे 24 घंटे में एक बार बाहर निकाल लो, जो बाथरूम पेशाब जो करना है कर लो, उसके बाद नहीं। और तो क्या उसके कमरे में होता होगा बाथरूम? कुछ नहीं था, आज भी है वो तो कमरे यूं के यूं हैं। जी, आप तो गए हैं सच में? मैं गया हूँ, कुछ नहीं वहाँ लैट्रिन पेशाब करने के लिए कुछ नहीं। फिर वो उस कमरे में ही करता अगर दोबारा आता तो? अगर करना है तो अपने बर्तनों में कर लो और फिर उनको धो लो, पी लो, फिर उन्हीं में पानी और उन्हीं में रोटी खा लो। और अगर किसी ने जी, जैसे सावरकर ने लिखा है कि मेरे भाई को उदरसूल की बीमारी थी, उनको उदरसूल पेट में मरोड़े लगते थे जी, और उनकी लैट्रिन निकल जाती थी। और जिस कैदी की ऐसे बेसमय लैट्रिन आ जाती तो उसको खड़ी बेड़ी की सजा देते थे। खड़ी बेड़ी की सजा ये थी कि हाथ ऊपर करवा के, आज भी वो कड़े यूं के उन कमरों के बाहर हैं जी, हाथ ऊपर करवा के और उनको कड़ों में लगा के और उसको खड़ा कर देते हैं। वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ऊपर को हाथ करे और खड़ा रहो, उसको कोई मतलब कितनी दर्द हो, कितना ही तकलीफ हो, कितना वो कुछ खड़ी बेड़ी की सज़ा बोलते थे इसको, खड़ी बेड़ी की सज़ा दे देते थे उसको। तो इस हालात में 11 साल गुजारे हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी 11 दिन गुजार दो, 11 घंटे गुजार दो, उसके ऊपर टिप्पणी करता है ये आदमी, 11 घंटे गुजार दो। दोनों भाई एक ही के जेल के अंदर, आपस में कोई मुलाकात नहीं। एक बैरिस्टर रोजाना कोल्हू के अंदर जुत के बैल की तरह तेल निकालता है, नारियल की रस्सी कूटता है, उनका मूंज कूट के उसकी रस्सी बांटता है। और फिर भी कभी कभी सावरकर जी की अगर कोठरी को बदल देते थे तो अपने पाजामे की, जो कैदियों का पजामा होता था जी, उनको कोई पेन उपलब्ध नहीं था, कोई स्याही कलम दुआत नहीं थी। एक उन्होंने कील छुपा रखी थी, लोहे की कील। और जिस कोठरी में वो जाते थे उस कोठरी के ऊपर कील से खुरच के देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, ताकि दूसरा कैदी जो इस जेल में, इस कोठरी के अंदर आए तो उन देशभक्ति की कविताओं को पढ़ के प्रेरित हो और जैसे ही वो छूट के जाए आज़ादी का आंदोलन शुरू कर दे। वो तरीका उनकी लेखनी में ये जोश था, उसकी लेखनी में इतनी ज्वाला थी। अब बात आती है 11 साल जब उन्होंने जेल काटी, 11 साल जेल काटने के बाद उन्होंने क्या अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, भाई मेरे को माफ़ी दे दो और मेरे को यहाँ से निकाल दो, इस तरीके से कुछ करके, और मेरे को पेंशन दो, या सरकार या अंग्रेजों से कुछ पैसे भी मांगे, ऐसा कुछ था बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच बात बोल रहे हो आप भाई? ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा है मैं वही बात कहूँगा। हाँ, उससे ज़्यादा तो उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ, किसी और ने भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, जी, जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा है कि सावरकर जी की अंग्रेज सरकार के साथ पत्र व्यवहार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको रत्नागिरी में इतने अक्षेत्र से मतलब अपनी गतिविधियों को सीमित रखना पड़ेगा, उससे बाहर ये कंडीशन हुई है। ठीक है। लेकिन उनके पीछे सावरकर जी की एक रणनीति थी, एक दिमाग की सोच थी कि मुझे जो जितने सालों की सजा हुई है उस हिसाब से निश्चित तौर पर मेरी मृत्यु भी जेल में ही होनी है। जी, जो मैंने अपनी तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया है और जिसके माध्यम से मैं कितने क्रांतिकारियों को, कितने लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, वो निरर्थक एक चिता की अग्नि के अंदर जाएगा। हाँ, ठीक है। उस रणनीति के तहत, उस सोच के तहत उन्होंने अंग्रेजों से पत्राचार किया। बाहर आके उन्होंने, वो बैठे नहीं, उन्होंने हिंदू जागरण के लिए, देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए उस माध्यम से पूरी आजीवन भर वो सक्रिय रहे। पंडित नेहरू की मृत्यु तो 1964 में होगी थी, वो तो 1966 में स्वर्गवास हुए। कभी सावरकर खाली नहीं बैठे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं और कितने ही देश की सभ्यता संस्कृति के ऊपर, हिंदू जागरण के ऊपर, कितने हिंदुत्व है क्या, उसको विश्व के सामने समझाने के लिए कितने साहित्य की रचना की है। हिंदुत्व है एक ही व्यक्ति के अंदर
कि जब मैं एक ज्ञानी के रूप में, उपदेशक के रूप में काम करता हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ। देश की रक्षा के लिए लड़ता हूँ तो मैं ही क्षत्रिय हूँ। देश की व्यवस्था के लिए काम करता हूँ, सामाजिक व्यवस्था के लिए, तो मैं ही वैश्य के रूप में हूँ। और जब मैं एक सेवक के रूप में काम करता हूँ तो मेरा ही रूप शूद्र का है। ये हिंदू संस्कृति की सुंदरता उन्होंने विश्व के सामने रखी, देश के सामने रखी, ताकि जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हों। सावरकर जी बैठे नहीं, जो उनके अंदर प्रतिभा थी वो उनको पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया। ये नहीं कि उन्होंने खाली बैठ के अंग्रेज़ों की गुलामी उन्होंने बर्दाश्त कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। सावरकर जी का तो एक अनोखा इतिहास है। और बहुत जगह आप देखोगे कि एक व्यक्ति जिसकी प्रेरणा से मदनलाल धिंगड़ा जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, भगत सिंह जी ने अपने जीवन में लिखा कि मैंने उनसे प्रेरणा ली है, और कितने क्रांतिकारी जिनका मैंने जिक्र किया। सुभाष चंद्र बोस भी उनसे मिलकर गए। हाँ बिल्कुल मिले हैं, सुभाष चंद्र बोस भी उनसे मिले हैं। तो कितने ही लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है। अगर वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे अंदर जो भगवान ने प्रतिभा दी है, जो गुण दिया है, और वो जेल में ही सड़के मर के ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी उपयोगिता क्या है। तो 11 साल बाद, मैं कहता हूँ 11 दिन कोई रह के दिखा दे उस कोठड़ी में। उनके सामने हैंडर मारे जाते थे, उनके सामने फांसी दी जाती थी ताकि इनका मनोबल टूट जाए। लेकिन एक दिन के मनोबल नहीं रख सकता आदमी, वो तो 11 साल रहे हैं। और उस सोच के तहत उन्होंने हिंदू जागरण के लिए पूरी जीवन भर काम किया। महात्मा गांधी के साथ करते रहे बातचीत, भाई ऐसा करो, लेकिन हुआ नहीं हुआ, अलग बात हुई। बहुत बातें ऐसी थी, अगर सावरकर जी की बातें मान ली जाती तो देश में आज ये उग्रवाद का जो दंश हम झेल रहे हैं, अलगाववाद का जो दंश हम झेल रहे हैं, वो ना होता, ये नहीं होता। जिन्ना से भी उनकी मुलाकात हुई, जवाहरलाल नेहरू जी भी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, सबसे ही मुलाकात हुई। कौन आदमी ऐसा था जिनको उन्होंने सत्य के बारे में ना समझाया हो। अगर कोई स्वार्थवश सत्य को ना समझना चाहता हो, उसके सामने कोई निहित स्वार्थ हो और वो सत्य की अनदेखी करे, तो वो उसका अपना फैसला होता है। लेकिन सावरकर जी ने देश के भविष्य की सत्यता के बारे में, चाहे वो गांधी थे, चाहे नेहरू थे, चाहे पटेल थे, चाहे कोई भी थे, सबको बताया कि ये देश इस रास्ते पर चलेगा तो ये देश दुनिया का उसी तरह से गुरु होगा, उसी तरह से सोने की चिड़िया होगा, उसी तरह से ताकतवर होगा। और आज उसी राह के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कह देते हैं, बहुत साधारण सी बात है, कि क्या जरूरत राम मंदिर की, एम्स खोल दो, IIT खोल दो, ये बिना संस्कृति की प्रगति हो जाएगी। पूरा विश्व जूझ रहा है इससे, अमेरिका जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा उन्माद में आत्महत्याएँ वहाँ हो रही हैं, अवसाद में आत्महत्याएँ हो रही है, उन्माद में हत्याएँ हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौजवान 10-20 आदमियों को गोली मार देते हैं, उन्मादी है। कोई वैभव की कमी नहीं है, लेकिन संस्कृति नहीं है। एक आदमी करोड़पति, अरबपति, माँ बाप अपने वृद्धाश्रम में जीवन बिता रहे, वो संस्कृति यहाँ भी आ रही है धीरे धीरे। हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम का कभी कंसेप्ट रहा ही नहीं। अरे माँ बाप की बात छोड़ो, यहाँ तो गाय भी बूढ़ी हो जाती, वो घर में ही मर जाती, उसको भी कोई गौशाला में नहीं बेचता था। लेकिन वो पाश्चात्य सब वो संस्कृति यहाँ पर आ रही है। सावरकर जी ने पहले चेताया है सारी चीज़ों के विषय में, हर आदमी को समझाया कि देश की शिक्षा पद्धति ये होनी चाहिए, देश के सांस्कृतिक केंद्रों की रूपरेखा ये होनी चाहिए। हर चीज़ के विषय में बहुत ही मर्मज्ञ थे वो हिंदू संस्कृति के, बहुत ही विशेषज्ञ थे संस्कृति के, और हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही गहराई से देश के सामने रखा है। अब उसके बारे में राहुल गांधी उनकी कहे हुए, मैं उससे क्या तुलना करूँगा, क्या मतलब छोटा मुँह बड़ी बात कभी करनी नहीं चाहिए, आदमी को अपनी औकात देखनी चाहिए। देखो भाई, 11 साल रहे और 11 साल रहने के बाद उन्होंने सोचा जब तने इतना काम कर रखा है तो ये तो अंदर ही मर जाऊंगा, देश के लिए क्या करूंगा। इसलिए पत्र व्यवहार हुआ, और पत्र व्यवहार के बाद कंडीशनली उनको ये कह के छोड़ा गया कि भाई आप हाउस अरेस्ट में, देसी भाषा में कहूँगे जी, हाउस अरेस्ट में रहोगे, राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लोगे, कहीं आदमी नहीं जोड़ोगे, ये बातें हुई, ये कंडीशन रखी। उसके बावजूद जब वो बाहर आए
तो उन्होंने देश के लिए हिंदुत्व की बात करी। भाई मैं रणदीप हुड्डा का इंटरव्यू देखने लग रहा था। रणदीप हुड्डा जी बताने लग रहे थे उस जेल के अंदर उन्होंने शूटिंग करी और थोड़ी देर में ये होगा भी बाहर निकल, इस जेल में कैसे रहेगा तू। और वो 11 साल रहा, 11 मिनट में पसीने आ गए। मतलब इतनी खतरनाक वो जेल। और रणदीप हुड्डा जी के इंटरव्यू में मैंने देखा कि दिन तो निकल गया जैसे तैसे, रात का जो सन्नाटा था तो वो तो और भी खतरनाक था जी उस जेल का। और आज के समय में तो वहाँ बहुत आबादी बढ़ गई। उस समय तो ये हालात थे, चारों तरफ जंगल था और कैदी अगर कोई निकल भी जाता इधर उधर तो चारों तरफ इतना कीचड़ था समुद्र का और उसके अंदर इतनी जोंक होती थी लंबी लंबी। अगर आदमी का एक बार पैर उस कीचड़ में पड़ गया तो 100 जोंक चपट के उसका खून चूस लेती थी, वो जिंदा ही नहीं आ सकता था। ये हालात थे उस समय। तो आज तो आबादी होगी, वो एक टूरिस्ट प्लेस हो गया, टूरिज्म हो गया वहाँ पर। उस समय तो केवल मात्र कैदियों को रखने के लिए ही एक जगह थी वो, और अंग्रेजों की ऐशगाह थी। उससे थोड़ी दूर जो छोटे छोटे द्वीप हैं जी। अब तो उसका नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जी। तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों के बंगले बने हुए थे और वो कैदियों को ले जाते थे दिन में, समुद्र पार करके थोड़ा सा समुद्र का रास्ता तय करना पड़ता था। शाम तक उनको नौकर की तरह हैंडरों के बल पर काम करवाया, सेवा करवाई, शाम को वापस कैद में छोड़ दिया। और जेल के चारों तरफ कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं। अब तो वहाँ पूरी आबादी है, पूरा आबाद है बस के, क्योंकि वहाँ से आने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो जो कैदी जैसे 1935 में सेलुलर जेल बंद हो गई थी, उस समय जितने लोग वहाँ थे छोड़ दिए गए थे, आने की व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने विश्व युद्ध के बाद ये मामला थोड़ा सा, तो वहीं पर लोगों ने घर बना लिए, आने की व्यवस्था ही नहीं थी। वहीं पर परिवार बसा लिए, वहीं पर आदिवासी महिलाओं से शादियां कर ली, वहीं पर जाके बस के वो रह गए। और कुछ लोगों को तो समझो जापानियों ने भी यातनाएं दी वहाँ पर। जब जापान ने एक बार कब्जा कर लिया था वहाँ पर, तो हमारे देश के कुछ लोगों को तो, जैसे एक डॉक्टर दीवान सिंह हुए सरदार, वो 35 में जब उसके सारे और परिवार के लोग इधर आ गए हिंदुस्तान में, पंजाब के थे वो रह गए। कहने लगे मैं इतने दिन से जिन लोगों की सेवा कर रहा हूँ उनको छोड़ के कैसे जाऊँ, यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई और नहीं है। तो उनको जापानियों ने, हमारे ही देश के कुछ लोग थे जो आपस में एक दूसरे की चुगली कर देते थे कि ये तो अंग्रेज़ों का दलाल है, ये उधर की सूचनाएं देता है, वो देता है। और जापानियों ने उसको कैद कर लिया। कैद करके उनको जो यातनाएं दी, उनके नाखून खींच लेते, लोहे की कुर्सी के ऊपर बैठा के उसके नीचे आग जला देते। 3rd डिग्री टॉर्चर से भी आगे, क्या 3rd के, मतलब उसको तो 4th को 5th को कुछ भी कहो। और जब उनके एक एक केस को पकड़ के वो जापानी पाड़ने लगे सिर में, तो उन्होंने कहा वह मुझे फांसी दे दो बेशक, और कुछ भी कर लो, ये मेरी धर्म संस्कृति के हैं केस, इनको हाथ मत लगाओ, ये मेरा धर्म है। तो आज वहाँ दीवान सिंह गुरुद्वारा बना हुआ है, मैं उस गुरुद्वारे के अंदर भी गया हूँ। वहाँ पर कुछ सिख डिवोटी हैं, वहाँ एक स्कूल चलता है बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर पढ़ाते हैं, लंगर भी चलता है। और दीवान सिंह गुरुद्वारा के नाम से उस परिसर में वहाँ उनका स्टैचू भी लगाया हुआ है। और कुछ जगह ऐसी भी हैं, मैं पूरा उसमें गया हूँ, जहाँ पर शक के आधार पर हमारे लोगों को इकट्ठा करके जापानियों ने गोली मार दी कि ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं या जासूस है या कुछ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ये चीज़ें पहुँचने नहीं पाई। उनके लिए जापान दोस्त था, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँचने पाई कि जापानियों ने उनसे भी ज़्यादा, हाँ, उनसे ज़्यादा क्रूरता की है जापानियों ने, अंग्रेज़ों से भी बहुत ज़्यादा क्रूरता की है। थोड़े दिन के लिए रहे वो, बाद में फिर अंग्रेज़ वापस वहाँ पर काबिज हो गए थे। तो उस समय तो वहाँ पर कोई आबादी थी नहीं। एक सेलुलर जेल से भी पहले एक और जेल थी, अब तो जेल नष्ट हो गई है, वो उसके अवशेष मात्र हैं, वो पड़े, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने सेलुलर जेल का निर्माण करवाया
वहीं पर लोग उन कैदियों को ले गए, उन्हीं से निर्माण करवाया, उनसे सब कुछ लोहा कुटवाया, उन्हीं से ईंटें बनवाए, उन्हीं से करवाया और उन्हीं से निर्माण करवा के उनको कैद रखा। बहुत हमारे देश के ऊपर इन अंग्रेज़ों ने जुल्म किए, लेकिन उनके खिलाफ कितने लोगों ने सत्य को उजागर किया है। उनमें से सावरकर को अगर कहेंगे तो सबसे परे क्रांति के पुरोधा थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की पूरी सच्चाई को, जिस तरह से उन्होंने देश को निचोड़ा, जिस तरह से देश में बर्बरता अपनाई और जिस तरह से देश की कॉन्शियस को, अंदर के आत्मा को जगाया अपनी लेखनी के जरिए, अपने वाणी के जरिए, ये सावरकर से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। तो भाई ये हैं वीर सावरकर। और भाई मेरी वीडियो पसंद आओ तो देख लो, नहीं को धक्का नहीं किसी गला, लेकिन मैंने काम नहीं करना है। और जो जो मैंने यूँ लगेंगी ये समाज में जानी चाहिए तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और तो मेरे पास कोई शब्द रहा नहीं, लेकिन इतनी जानकारियाँ, अभी मैं हमारे सांसद साहब के साथ बैठा हूँ, इतनी किताबों का अध्ययन, इतने देशभक्तों के बारे में जानकारी, अब यूँ मन करे कि मैं पॉलिटिक्स छोड़कर इन चीज़ों पर वीडियो बनाऊं और लोगों में मैसेज दूं। तो भाई मैं तो ये फिल्म देख के आया था, वीर सावरकर, बड़का ने भी ले गया था। होप सो आप भी जाओ और वीर सावरकर के बारे में सुनो। जो अपोजिशन बोल रहा है कि वो गलत थे या नहीं थे, आप उसके बारे में जानो कि वो क्या सच्चाइयाँ थी। लेकिन जहाँ तक मैंने भी एक दो बातें पढ़ी हैं किताबों में भी, वीर सावरकर को लेकर यूट्यूब पे मैंने देखा है और फिल्म देखी है। अभी सांसद साहब ने बताया, रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। इतनी खतरनाक देशभक्ति आपने किन किन और व्यक्तियों में देखी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने एक वीर प्रोधा अमर हुतात्मा सावरकर जी के विषय में जनता के सामने सत्य लाने के लिए मेरे से बात की, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।